नमस्कार दोस्तों, क्या आप 71वीं बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताबें पढ़ें? तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो स्मार्ट स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बताऊंगा जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 71वीं बीपीएससी की तैयारी की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी और उन टॉप किताबों की जो हर टॉपर फॉलो करते हैं, चाहे आप पहली बार बीपीएससी दे रहे हो या पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हो। ये टिप्स आपके गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगे। तो पेन और पेपर तैयार रखें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। पीटी में 150 मार्क्स का एक पेपर होता है जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ के प्रश्न रहते हैं। बिहार स्पेसिफिक को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। पहले 5 ऑप्शंस होते थे। ई ऑप्शंस को हटा लिया गया है, ई ऑप्शन को हटाया गया है जिसमें कि नॉन ऑफ एबव और मोर देन वन भी शामिल रहता था। लेकिन अभी कुछ प्रश्नों क्या बहुत से प्रश्नों में नॉन ऑफ एबव और मोर देन एबव को शामिल किया जाता है ताकि एग्जाम के टफनेस को बढ़ाया जा सके। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है जो तुक्का लगाने वाले छात्र को सिलेक्शन से रोकता है। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो तुक्का मारकर पीटी एग्जाम निकाल लेते हैं लेकिन मेंस में उनका परफॉर्मेंस नहीं के बराबर होता है। एक बार हम लोग कट ऑफ को भी देख लेंगे। कट ऑफ जो होता है जो है पिछला कट ऑफ, उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं कि 68th में कट ऑफ जो है 91 रहा था और 69th में 91.67 रहा था और 70वीं जो कि हाल में 70वीं हुआ था एग्जाम, उसमें कट ऑफ 91 गया था। इस प्रकार से देखें तो एवरेज जो है वो 91 टू 92 के करीब करीब कट ऑफ रह रहा है। तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि 100 प्लस मार्क्स किस प्रकार से लाया जाए ताकि जो है हमारा जो पीटी का रिजल्ट है वो सिक्योर हो जाए। आगे आते हैं, हम लोग मेंस पेपर की बात करते हैं। मेंस एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। मेंस में 5 पेपर होते हैं जिसमें कि पहला जो पेपर होता है वो जीएस 1 का होता है जो 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर जीएस 2 का जो कि 300 मार्क्स का होता है। जीएस 1 में आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन होता है। उसके बाद एक सेक्शन आपका आईआर और करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहता है और एक डीआई का रहता है। उसका जीएस 2 में एक पॉलिटी का सेक्शन रहता है। पहला सेक्शन पॉलिटी का रहता है। दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी और इकोनॉमी से जो कॉमन टॉपिक है उससे एक सेक्शन बनता है और जो तीसरा सेक्शन होता है वो साइंस एंड टेक का होता है। तो ये जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का। और तीसरा जो होता है अभी जो शामिल किया गया है वो एसे पेपर को शामिल किया गया है। एसे पेपर भी 300 मार्क्स का होता है जिसमें कि 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरा सेक्शन जो होता है वो बिहार से संबंधित लोकोक्ति और बिहार से संबंधित चीज से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग का एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसको कि पहले ही आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें कि केवल पासिंग जरूरी है और 40 नंबर पर पास मार्क्स रखा गया है। पांचवा पेपर हिंदी का होता है जो कि पासिंग नेचर का होता है और 100 प्रश्न इससे भी आते हैं, लेकिन 30 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप पास कर जाएंगे। इनके मार्क्स जो है वो मेंस के रिजल्ट में नहीं जुड़ता है। यही 300 300 300 यानी कि 900 मार्क्स पर आपका मेंस का जो है आपका अंक आधारित होता है और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से कुल हम लोग अगर देखें तो 900 मार्क्स इधर हो गए और 120 मार्क्स इधर हो गए। इस प्रकार से कुल जो है 1020 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कि आपका जिसके आधार पर आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, एवरेज अगर आप 450 से 480 के बीच में अगर आप परफॉर्म कर देते हैं इन 900 मार्क्स में तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 550 प्लस का रहेगा ताकि आपको इंटरव्यू का कॉल तो आए ही, फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम रहे। इंटरव्यू में यदि अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस भी करते हैं तो 60 से 70 मार्क्स आपको दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं रहता है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें कि मेंस में आपका जो है अगर 480 भी एवरेज आ जाए और इंटरव्यू में आपका अगर 70 भी एवरेज आ जाए तो 550 मार्क्स बनते हैं। 550 मार्क्स अगर ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका रैंक थोड़ा पीछे रह सकता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 550 मार्क्स का पीटी में रहेगा और 70 मार्क्स भी अगर एवरेज कम से कम
आपको इंटरव्यू में प्राप्त हो जाते हैं तो 620 मार्क्स बनते हैं और 620 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो मेरा अनुमान है कि आप टॉपर्स के लिस्ट में शामिल रहेंगे, जो कि बिल्कुल संभव है। आइए अब हम लोग पीटी एग्जामिनेशन ट्रेंड को देखते हैं, पीटी के ट्रेंड को देखते हैं, क्वेश्चन ट्रेंड को देखते हैं। सबसे पहले इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं, मिडाइवल से 10 से 12 प्रश्न, पॉलिटी से 12 से 15 प्रश्न, ज्योग्राफी से 12 से 15 प्रश्न, इकोनॉमी से 12 से 15 प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस सेक्शन से कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपके रहेंगे। करेंट अफेयर्स जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें आपको 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैथ और रीजनिंग इस बार से अभी पिछले बार से देखा गया है कि पिछले 2 बार से रीजनिंग के भी प्रश्न आपको शामिल होते हैं, लेकिन इसमें 10 प्रश्न रहते हैं आपको। इनमें से जो बिहार सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 प्रश्न के करीब में आपको बिहार से आपको रहेगा, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अब आते हैं एक एक करके इनका स्ट्रेटेजी देखते हैं और बुक लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें कि 20 से 22 प्रश्न आपको रहेंगे और यह जो है आपको मेंस के जीएस पेपर 1 और सेक्शन 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका हम लोग बुक लिस्ट देखें कि स्पेक्ट्रम से आपको तैयारी करनी चाहिए। स्पेक्ट्रम जो एक छोटी सी बुक आती है, राजीव अहिर की है, उससे गहन तैयारी कीजिए और उससे ना केवल आपको मेंस में हेल्प मिलेगा, बल्कि कंसेप्ट बिल्डअप में भी हेल्प मिलेगा। फैक्चुअल बेसिस, फैक्चुअल तथ्य भी इससे निकलेंगे। इसको बार-बार पढ़िए और इससे आप फैक्ट्स को निकाल करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगला देखें कि बिपिन चंद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई टॉपर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो बिपिन चंद्रा जो है, हालांकि ये फैक्चुअल इसमें तथ्य नहीं है, इसमें जो है कंसेप्ट बेस्ड है, लेकिन आपको यह मॉडर्न हिस्ट्री के कंसेप्ट बिल्डअप में काफी मदद पहुंचाएगा। फिर देखें हम लोग कि इन दोनों के हेल्प से आप कंसेप्ट लीजिए और इन दोनों के हेल्प से एक अपना सेल्फ नोट तैयार कीजिए। सेल्फ नोट बनाते समय में आपको यह ध्यान रखना है कि सेल्फ नोट आपका विशेष लेंथी नहीं रहना चाहिए, ताकि आप एग्जाम के समय में बेहतर उसको रिवीजन कर पाए। सेल्फ नोट के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक का 1 पेज नोट मेंस के नजरिए से आप तैयार अभी से करते जाइए, क्योंकि मेंस के एग्जाम के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। उसके बाद नया वाला घटना चक्र ले लीजिए। नया वाला घटना चक्र जो है, उसमें आपको बीपीएससी या यूपीएससी और भी पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी प्रश्न उसमें शामिल होते हैं, जो कि सीधे-सीधे कभी-कभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो नया वाला घटना चक्र से एक-एक करके टॉपिक को कीजिए और अपने नोट को, अपना जो सेल्फ नोट आपने प्रिपेयर किया है, उस सेल्फ नोट को आप इनरिच कीजिए। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। फिर मैं आपको एक डेट लाइन तैयार करने की सलाह देता हूँ। डेट लाइन आपको पीटी एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहता है और मेंस के एग्जाम के लिए जब आप तथ्य लिखेंगे, उस समय भी आपको काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप डेट लाइन जरूर तैयार कीजिए, यह आपको काफी हेल्प पहुंचाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री से आपको 10 से 12 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यह इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा मेंस के नजरिए से, इसीलिए आप सुपरफिशियली पीटी के मद्देनजर आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि आप एस के पांडे या सतीश चंद्रा, आपको जो भी बुक पसंद आए उस बुक को फॉलो कीजिए। एस के पांडे को मैं सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि आपको पीटी के नजरिए से फैक्चुअल भी आपको इसमें मिल जाएगा और कंसेप्ट बिल्डअप के लिए थोड़ा सा इसमें कोर कंसेप्ट भी काफी अच्छा दिया हुआ है। तो आप एस के पांडे कर सकते हैं। यदि आपको समय कम है तो आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांत आता है, वहां से भी आप एंशिएंट मिडाइवल को सुपरफिशियली देखकर निकल सकते हैं। इसमें लूसेंट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि आपको मेंस में यह पार्ट जो है नहीं आने वाला है। तो आप इसको आप लूसेंट के हेल्प से भी आप अपने कंटेंट को इनरिच कीजिए। फिर आप अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिए। सेल्फ नोट इन तीनों के हेल्प से, या फिर मान के चलिए आपने इनमें से कोई 2 सोर्स को आपने ले लिया, उसके हेल्प से आप अपना सेल्फ नोट इनरिच कीजिए। सेल्फ नोट आपका, मैं बार-बार बोलता हूँ कि ज़्यादा बल्की नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब नोट आपका बहुत लेंथी हो जाएगा तो आपको रिवीजन के में समस्या आएगी। तो आप सेल्फ नोट को हल्का-फुल्का रखेंगे। उसके बाद हम लोग घटना चक्र से भी टॉपिक को देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यहाँ पर आप कुछ टॉपिक को लैप कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, मान के चलिए मौर्य वंश से प्रश्न आ रहे हैं बार-बार, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आ रहे हैं, गुप्त काल से प्रश्न आ रहे हैं।
लेकिन टेम्पल फेज से प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो आपने जो अपना नोट बनाया है वो आपको सफिशियंट होगा। घटना चक्र अगर समय मिलता है तो आप देख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की तरफ। इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 12 से 15 प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ यह जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं सलाह दूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत को एक तरह से कहिए तो घोर के पी जाइए, क्योंकि आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा, साथ ही साथ इसमें फैक्चुअल भी आपका आ जाएगा। एम लक्ष्मीकांत को आप बढ़िया से कर लेंगे तो मेंस में भी आपको देखने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लूसेंट में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, लूसेंट में पॉलिटी अच्छा दिया है, तो आप लक्ष्मीकांत और कुछ फैक्ट आपका छूटे नहीं, इसलिए आप लूसेंट को बगल में रख सकते हैं। इन दोनों के हेल्प से आप अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिए। सेल्फ नोट आप में आपके जो तथ्य हैं फैक्चुअल भी आना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि यह मेंस का भी टॉपिक रहेगा, तो इसमें आपको 1 पेज मेंस से रिलेटेड सिलेबस को देखते हुए आपको अभी से प्रिपेयर करते जाना है नोट, ताकि मेंस के एग्जाम के समय में जब आपको 2 ही महीना समय मिलता है तो उस समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। उसके बाद आप अपने कंसेप्ट को और भी बढ़ाने के लिए और पॉलिटी के टॉपिक्स को थोड़ा-सा कहिए तो उस पर कंसेप्ट बनाने के लिए आप पॉलिटिकल डिबेट्स देख सकते हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स का तात्पर्य ये नहीं है कि आप आज तक या कोई पॉपुलर चैनल खोल दें और वहां पर जो है आप देख रहे हैं ऐसा डिबेट जिसका कोई मतलब नहीं है। आप पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत अच्छे चैनल्स हैं वहां पर देख सकते हैं, या आप संसद टीवी है वहां से देख सकते हैं, डीडी न्यूज है वहां पर से पॉलिटिकल डिबेट्स देख सकते हैं। वो आपको एक समझ बनाएगा। उसके बाद घटना चक्र को देख लेना है, ताकि जो है आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप हो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन मान के चलिए कि प्रश्न जब आते हैं तो उस समय में आप धराशायी हो जाते हैं, तो आपको वहां पर हेल्प करेगा घटना चक्र। ठीक। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन को देखते हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में इकोनॉमी ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है, उसमें ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यह जो है सामान्य छात्र जो है वो ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मैप बेस्ड तैयारी नहीं करते हैं, वो स्टैटिक चीजों को लेकर के पढ़ते रहते हैं, तो वहां पर इनका ज्योग्राफी में मार्क्स कम रह जाता है। यहाँ पर आप पीटी के दौर में अपने अपने रिजल्ट को सिक्योर करेंगे। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि आप 11वीं 12वीं का जो एनसीईआरटी है उसको थ्रू आउट पढ़िए, वहां पर से आप फैक्ट्स को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आप लूसेंट को बगल में रख सकते हैं अपने नोट को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आप इन्हीं के आधार पर अपने नोट को प्रिपेयर कीजिए। अपने नोट को आप अभी से मेंस के लिए भी एक एक पेज का नोट बनाते जाइए, लेकिन आपका पीटी का नोट जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहाँ पर, क्योंकि ज्योग्राफी जो सेक्शन है उसमें रिवीजन काफी मायने रखता है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में आप ज्योग्राफी में 1-2 मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं और वही आपको रिजल्ट बनाएगा। उसके बाद आप घटना चक्र के पूरे टॉपिक को नहीं करना है, क्योंकि घटना चक्र जो है ज्योग्राफी में काफी मोटा हो गया है, तो वहां पर से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल करके आप देख सकते हैं, और जो टॉपिक आपके काम का नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखें इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 12 से 15 प्रश्न आपको यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ का जो प्रश्न का जो पूछने का जो तरीका है वो अलग है। यहाँ पर अधिकतर प्रश्न आपको बेसिक कंसेप्ट से उतना प्रश्न नहीं रहता है, जितना कि आपको बजट और जो यूनियन बजट है या फिर बिहार का बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे या बजट में जिस टर्म का उल्लेख किया गया है उस टर्म को आप जरूर कर लें, ताकि आपका एग्जाम में उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप अपना बेसिक बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे प्रकाशन की बुक देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं पुस्तक का चर्चा करूंगा, परीक्षा वाणी की। परीक्षा वाणी जो है आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप में हेल्प करेगा। आप बेसिक कंसेप्ट यहाँ से बिल्डअप कीजिए। उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से कर जाइए। पिछले बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से कर जाइए, ना केवल उसके फैक्ट को, बल्कि उसमें जो टर्म्स को मेंशन किया गया है उन टर्म्स को भी क्लियर करना है। मान के चलिए कहीं पर राजकोषीय घाटा लिखा हुआ है, तो राजकोषीय घाटा आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा है क्या, या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को चर्चा किया गया है, तो उन टर्म्स को आप उठाइए। उसको आप इंटरनेट के मदद से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ कुछ आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। परीक्षा वाणी आपको कंसेप्ट बिल्डअप में भी हेल्प करेगा, और वो जो तथ्य है उसको आपको उसके उसके लिए नोट प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद इन सब के मदद से आप अपना नोट प्रिपेयर कीजिए। देखिए इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट होता है वो
काफ़ी मतलब कहिए तो डाइवर्स हो सकता है। हर बार आपको नोट को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। आपका पिछला नोट इसमें काम नहीं आएगा। तो हर बार चूँकि बजट चेंज होगा, आपका इकोनॉमिक सर्वे चेंज होगा, तो आपके नोट का जो कंटेंट है, वो आपको चेंज होते रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि पिछला आपने कर लिया, नोट प्रिपेयर कर लिया, तो वो आपको काम दे देगा। तो आपको यहाँ पर से अपना नोट प्रिपेयर करना है। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन जो न्यूज़पेपर्स का आता है, उसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें वो टर्म्स आते हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे आएँगे। उसके बाद उस टर्म को कांसेप्ट बिल्डअप में भी आपको न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्प करेगा, तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा न्यूज़पेपर का रोल। उसके बाद इकोनॉमिक डिबेट्स आप देख सकते हैं, उन्हीं माध्यमों से, जैसे कि डीडी न्यूज़ देखा आपने, संसद टीवी देखा। इकोनॉमिक डिबेट्स आपको एक तरह से कहिए तो किसी भी टॉपिक पर, इकोनॉमिक टॉपिक पर आपको अपना व्यू, अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करेगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आते हैं हम लोग साइंस टेक की बात करते हैं। साइंस टेक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर जो जनरल साइंस है वो तो पूछा ही जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न रह रहे हैं, और ये जो आपका मेंस में भी जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर आप मेंस में जीएस 2 में अगर आप इस सेक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपका रिजल्ट से आप दूर रह जाएँगे। तो आपको मेंस के भी नज़रिए से यह टॉपिक को करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आप 9th-10th का एनसीईआरटी बुक उठाइए। 9th-10th का एनसीईआरटी बुक को आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अलग नज़रिए के साथ उसको पढ़िए, उसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, अपना नोट प्रिपेयर कीजिए, और लुसेंट साइंस को आप बगल में रख सकते हैं। लुसेंट साइंस आपको फैक्चुअल यहाँ पर से कंसेप्ट बिल्डअप में हेल्प करेगा। बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, तो लुसेंट जनरल साइंस को आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इन दोनों के हेल्प से अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिए। इन दोनों के हेल्प से जब सेल्फ नोट प्रिपेयर करेंगे, तो उस दरमियान आप यह ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपको मेंस में भी ये पेपर आना है, और जिसमें कि आप मान के चलिए स्पेस साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो गया, खनिज या माइन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो गया। उन सब का अभी से आप 1 पेज नोट, 1 पेज नोट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जो मेंस के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। बाद में करंट के साथ में उसको जोड़िए, जिससे कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपके तथ्य तो उसमें आएँगे ही, साथ ही साथ आपका जो लिखने का शैली है, वो डेवलप होगा। और साथ ही साथ आपका नोट जब इनरिच रहता है, तो कॉन्फिडेंस भी एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है। तो आप पीटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे, और बाद में जाकर के मेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। घटना चक्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें जनरल साइंस करके घटना चक्र आता है। आपको इसको पूरा बनाना है। पूरा बनाने से क्या होगा कि ये जो 30 मार्क्स हैं, 10-10-10, यह आपको पूरे के पूरे प्राप्त करने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र से लीड करेंगे। अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, तो उसका कॉम्पिटिशन अब आईआईटी के स्टूडेंट या एनआईटी के स्टूडेंट भी आकर के बीपीएससी दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको उनके साथ कम्पीट करना है, तो ये 30 में से 30 मार्क्स आपको प्राप्त करने होंगे, अगर आपको रिजल्ट चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा और डाइवर्स अपना कंसेप्ट बनाने के लिए विज्ञान प्रगति को पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक होते हैं जो मेंस आंसर राइटिंग के समय में आपको हेल्प करेंगे। तो विज्ञान प्रगति को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो सोच है, वो थोड़ा-सा बढ़ेगा, और आंसर राइटिंग में वो इमेज के रूप में दिखेगा। तो अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, तो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इतना चीज़ तो आप ज़रूर करेंगे। मैथ और रीजनिंग का टॉपिक, देखिए मैथ और रीजनिंग के टॉपिक में जिसका मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको तो सामान्य रूप से कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड का नहीं है, उसको ज़रूर यहाँ पर दिक्कत होगी। देखिए ये जो 10 मार्क्स है, ये लीड करने के लिए है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आप ये 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट से आप लीड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आर्ट बैकग्राउंड का छात्र है, मैथ उसका थोड़ा-सा कमज़ोर रह गया है, तो उसको यह सेक्शन थोड़ा-सा ठीक करना ही होगा। सबसे पहले आप आरएस अग्रवाल से अपना बेसिक कर लीजिए। आरएस अग्रवाल से बेसिक कर लीजिए टॉपिक वाइज़। सारा टॉपिक नहीं करना है, जो आपको टॉपिक जो है, आपको कह लीजिए ऐसा टॉपिक जो आपको बाद में डीआई में भी काम आएगा, वैसे टॉपिक को कर जाइए। सुपरफिशियली भी देख कर निकल सकते हैं, अगर आपकी तैयारी पहले से है। बाद में आप एनसीईआरटी बुक को थोड़ा-सा एक बार देख जाइए। एनसीईआरटी बुक जिनका कि मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो तो ज़रूर देखिए। यह आपको बहुत हेल्प पहुँचाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू का जो सेक्शनल क्वेश्चन बैंक आता है, पीवाईक्यू का सेक्शनल क्वेश्चन बैंक आपको घटना चक्र का मिल जाएगा या संदर्भ का मिल जाएगा। उसमें एक ही जगह पर जितना आज तक बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, वो एकत्रित रहेगा।
करीब हम मुझे लगता है कि 300 से 350 प्रश्न के करीब होंगे। उनको अगर आप एक बार बना जाते हैं, 1-2 बार बना जाते हैं, तो आप माइंड रीड कर लेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न वो पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आप इस सेक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपकी तैयारी बेसिक लेवल की है, तो आप अपने तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप एसएससी सीजीएल मेंस पेपर जिसमें कि 100 प्रश्न आते हैं, उसके 3-4 सेट को बना लीजिए। ये आपको 3-4 सेट को बना लेने पर 300-400 क्वेश्चन बना लेने पर आप उन छात्रों के साथ कम्पीट कर पाएँगे जो करंट स्टूडेंट हैं। अगर आप थोड़ा-सा मान के चलिए कि पुराने छात्र हैं, तो यहाँ पर आपका पिछड़ने का डर है क्योंकि जो एसएससी बैंक वाला छात्र है, वो इस सेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है और आप आपका अगर मान के चलिए कि 7-8 भी 7 मार्क्स आ गया, तो 3 मार्क्स से आप पीछे छूट जाते हैं। यहाँ तो 1-1 मार्क्स से रिज़ल्ट बनता है, इसीलिए 3 मार्क्स को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आगे देखें कि जब आप सेट सॉल्व करने लगे, उस समय में इस सेक्शन को बढ़िया से सॉल्व कर लेना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग फ़ॉर्मूला को एक जगह पर एकत्रित रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय में जाते वक़्त में एक सरसरी निगाह से हमने अगर उस फ़ॉर्मूला को देख लिया, तो हो गया, काम हो गया। उसके बाद आता है बिहार स्पेशल। देखिए, चूँकि यह एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि बिहार की एक कहिए तो गौरवमयी गौरवमयी आयोग है। यह सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बिहार एग्ज़ाम में बिहार स्पेसिफिक प्रश्न पूछे ही जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मुख्यतः जो है बिहार का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है और करंट अफेयर्स है, उससे प्रश्न रहेंगे। और सेक्शनल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप पदाधिकारी बन कर के किसी ऐसे क्षेत्र में जाएँगे जो कि जहाँ पर कि आप कहिए तो लोगों से आपको कनेक्ट करना है, उस समय में बिहार के बारे में आपकी जो समझ है, वो आपको काफ़ी मदद करेगी। मतलब आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँगे। इसीलिए बिहार एग्ज़ाम में कह लीजिए बिहार के जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल को इसीलिए शामिल किया गया है, ताकि जो पदाधिकारी जाएँ, तो वो लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाएँ। तो इसमें आपको सबसे पहला किसी एक सोर्स को चूज़ करना है, या तो आप अरिहंत को, एडिटोरिया को या संदर्भ में किसी एक टॉपिक को आप चूज़ कर लीजिए और उस किसी एक सोर्स को आप चूज़ कर लीजिए और उसके ऑल सेक्शंस को आप कर जाइए। उसके बाद आप करंट का किसी का कंपाइलेशन देख लीजिए, एडिटोरिया का आता है, एसपीडी का आता है, या एग्ज़ाम से पहले किसी कंपाइलेशन को देख लीजिए। इससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, इससे आपका बेसिक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी हो जाएगा और करंट अफेयर्स के बाद आप बिहार से जो सेक्शनल पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में आप बिहार के सेक्शनल पार्ट को देख लीजिए। इसमें 300-400 प्रश्न बिहार से संबंधित आपको कलेक्शन रहेगा। इससे आपको अनुमान लगेगा कि बिहार में किस चीज़ से प्रश्न बनते हैं और किस चीज़ को मुझे देखना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप देखिए, इसमें मैप का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मैप का इसीलिए इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जब आप बिहार को करते हैं, तो उस समय में आप बिहार के मैप को ध्यान रखने से आपको छोटे-छोटे फैक्ट्स जो हैं, वो याद रहेंगे। जैसे मान के चलिए कि बिहार है, इसके बीच से होकर के गंगा नदी जाती है, तो कहाँ पर आपको पूर्वी चंपारण, कहाँ कहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, कहाँ पर पूर्णिया का सेक्शन है, कहाँ पर आपको अरवल है और अरवल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, रोहतास के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पूर्णिया जिला के बारे में क्या पढ़ना है। मैं तो सलाह दूँगा आपको, मैप पर आप सजाइए ही साथ एक आप डिस्ट्रिक्ट बायोडाटा तैयार कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट बायोडाटा से क्या होगा कि प्रत्येक जिले के बारे में, 38 जिले के बारे में आप कुछ ना कुछ फैक्ट्स को जानते रहेंगे। प्रश्न वहीं से आएँगे, ठीक? तो बिहार स्पेशल इस प्रकार से आप कर लेंगे, 15 क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का सेक्शन देखते हैं। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपके रिजल्ट को बनाएगा क्योंकि इसमें 25 से 30 प्रश्न हैं और अगर आप इस सेक्शन में बहुत मेहनत करते हैं, तो ये एक पावर प्ले की तरह है, जो कि अगर यह अच्छा चला गया तो पूरा मैच आपके फेवर में आ जाएगा। तो इसमें क्या-क्या सोर्स को अपनाना चाहिए? सबसे पहले आपको डेली करंट अफेयर्स करना है। आप चाहे 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स का नोट प्रिपेयर करना है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह आपके रूटीन में बिल्कुल शामिल होना चाहिए। डेली करंट अफेयर्स कहाँ से सोर्स मिलेंगे? सबसे पहला डीडी न्यूज़ को, सुबह का न्यूज़ 8 बजे का न्यूज़ आपको सुन लेना है। वहाँ से जो फैक्ट आएँगे उसको थोड़ा-सा लिख लेना है। उसके बाद एआईआर न्यूज़ का जो सुबह का 8 बजे वाला है, वो रिकॉर्डेड आप सुन सकते हैं जब आपको समय मिले। वहाँ से कुछ फैक्ट्स निकाल लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति वो कहाँ पर हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक? फिर आप डेली न्यूज़पेपर एक फ़ॉलो कीजिए, चाहे आप हिंदू को फ़ॉलो कीजिए,
चाहे आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो दैनिक जागरण या किसी और न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। इससे आपका बिहार का भी करंट अफेयर्स का कुछ सेक्शन हो जाएगा अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कंसेप्ट बिल्डअप में भी आपको हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स की समझ देगा। इन सभी टॉपिक्स को मिला करके आपको एक नोट प्रिपेयर करते चलना है, जो कि डेली करंट अफेयर्स नोट होगा आपका, उसका कॉपी अलग बनेगा। उसके बाद एक कॉपी अलग बनेगा जिसमें कि मंथली मैगजीन को हम करेंगे मंथ वाइज। मंथली मैगजीन में आप प्रतियोगिता दर्पण को कर सकते हैं, या आप क्रॉनिकल को कर सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन एटलीस्ट वन मैगजीन को आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, उस समय में कई प्रकाशन आपको ईयरली कंपाइलेशन आपको बना करके देगा। ईयरली कंपाइलेशन में किसी एक कंपाइलेशन को पढ़ लीजिए। जब एग्जाम आता है तो प्रेशर में स्टूडेंट सोचता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो क्या होता है कि उसका जो मुख्य चीज है वो भी चला जाता है। तो ज्यादा कंपाइलेशन को नहीं पढ़ना है, एक कोई कंपाइलेशन, चाहे आप एडिटोरिया उठा लीजिए या स्पीडी उठा लीजिए, उस कंपाइलेशन को कर जाइए। उसके बाद कोई रिलायबल यूट्यूब चैनल जो है, जिस पर कि आप भरोसा करते हैं, वो कंपाइलेशन अगर बना करके देता है, वो आपके लिए अगर मेहनत करने के लिए तैयार है, तो उस कंपाइलेशन को आप देख सकते हैं। ये क्या आपको आपका समय बचाएगा। आपने जो ये सभी चीज़ किया है, वो आपके बदले में करके अगर दे देता है, तो ठीक है, आप उस कंपाइलेशन को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि जो आपका सेट प्रैक्टिस का क्या वैल्यू है, क्या रोल है। सबसे पहले तो जानिए जानिए कि हमें सेट प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, व्हाई व्हाई मतलब क्यों आपको सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले जानिए कि संपूर्ण तैयारी के दौरान सेट प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट कह लीजिए, या मेंस के लिए आंसर राइटिंग कह लीजिए, उसका काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा यह, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट और क्लियर बनाएगा, और रिवीजन का भी यह बेहतरीन तरीका है। क्योंकि सेट प्रैक्टिस के दौरान आप विभिन्न सेक्शंस को देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलते रहता है कि किस सेक्शन में मेरी तैयारी कमजोर पड़ रही है, या किस सेक्शन में मुझे रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर वहां से क्वेश्चन छूट रहा है, जानते हुए छूट रहा है, तो आप उस सेक्शन को रिवीजन करते हैं या देखते हैं। ठीक, साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ये डेवलप करेगा। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करेगा। आप एग्जाम में किस प्रकार से आप एग्जाम में बैठते हैं, किस प्रकार से आपका पोस्चर रहता है, क्या आपको कठिनाई आती है, इस बात का पता आपको चलेगा। उसके बाद कब करना चाहिए सेट प्रैक्टिस और कैसे करना चाहिए, ये ठीक है। अभी से सप्ताह में आप एक सेट बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक सेट तो आपको सप्ताह में बनाना ही चाहिए, चाहे अभी नोटिफिकेशन आई हो या नहीं आई हो। आप जब एग्जाम आएगा तो आप फिर आप अल्टरनेट डे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उस समय में आप पीवाईक्यू को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर सेट प्रैक्टिस डेली अल्टरनेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अभी आप सप्ताह में एक सेट को बना सकते हैं। कैसे करना चाहिए, कैसे? तो सेट बनाइए, आप सेट को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर चेक कीजिए, और शुरू में हो सकता है कि मार्क्स आपके थोड़े कम आए, तो उससे घबराना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 टू 1 मार्किंग करना है, किस सेक्शन से मेरा प्रश्न छूट रहा है उसको देखना है, और उसको आपको करने का प्रयास करना है, ताकि अगले सेट में उस संबंधित टॉपिक से आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आपका जब अगले सेट में उसी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो आपका छूटे नहीं। उसके बाद सेट एक्सट्रैक्शन का एक अलग से कॉपी बना लीजिए। सेट एक्सट्रैक्शन मतलब सेट से निकाले गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित प्रश्न जो उसके बगल में संभावित प्रश्न, मतलब अगर यह इस सेट में यह क्वेश्चन पूछा है, तो अगले सेट में हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आए। तो उस संभावित प्रश्नों का एक आप कर लेंगे शॉर्ट में, और बार बार उसको रिवीजन करेंगे, तो सेट एक्सट्रैक्शन कॉपी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद देखें कि डिस्कशन का क्या रोल है। डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बताया आपने। सेट एक्सट्रैक्शन कॉपी बनाइए, और डिस्कशन को आप बार बार देखते जाइए, महत्वपूर्ण रहेगा। जितना आप डीप में घुसेंगे, उतना आप उससे निचोड़ निकाल पाएंगे, और उतना आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं सेट प्रैक्टिस मतलब मेंस के लिए, मतलब मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग जो है कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए, जब आपका पीटी निकल जाएगा, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको कितना समय बचेगा? 2 से ढाई महीने। तो 2 से ढाई महीने आपको सफिशिएंट होगा क्या कि आप आंसर राइटिंग भी करें, आप नोट भी प्रिपेयर करें। उस समय यही सोचने में टाइम निकल जाएगा कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। आंसर राइटिंग, आप आंसर लेकर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बैठेंगे, और सोचते-सोचते समय निकल जाएगा, आप में धीरे-धीरे डर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पीटी आप क्रैक कर भी लेते हैं, तो उस समय में मेंस में आप कुछ परफॉर्मेंस विशेष कर नहीं पाएंगे।
तो अभी से मेंस के सिलेबस के अनुसार एक एक प्रश्न को लिखना शुरू कर दीजिए। एक प्रश्न तो डेली लिखना है, एक प्रश्न लिखिए, फिर उसको तैयार कीजिए, अगले दिन फिर उसी को लिखिए। इससे क्या होगा कि आप अपने रिकॉलिंग पावर आपका बढ़ेगा कि मुझे कहाँ कहाँ क्या लिखना है। आप बेशक बहुत अच्छा कविता लिखते हो, बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, लेकिन यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर यह है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें फ्लुएंसी आ रहा है कि नहीं, और आपके जो फैक्ट्स हैं उसमें आ रहे हैं कि नहीं। वो फैक्ट्स जरूरी है। आपका एग्जामिनर जो है वो फैक्ट्स से उसको मतलब है, और लिखने के तरीका से मतलब है। आपकी कहानी कविता से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए हालांकि मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए मैं अलग से अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग को शुरू कर सकें। उसके बाद हम लोग देखें टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीपीएससी का जो संपूर्ण तैयारी है उसके दौरान टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रोज आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई में देना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और जॉब में उनको समय मिल नहीं पाता है 6 से 8 घंटे करने का। तो 6 से 8 घंटे समय नहीं मिल पाता। मान के चलिए जॉब से वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे फ्री होते हैं। 8 से 12 बजे वो 4 घंटे समय दे दिए सुबह रात में, और सुबह को वो 2 घंटे समय निकाल लेते हैं। तो कम से कम 6 घंटे तो जॉब वाले भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी जॉब में रहा हूँ, तो 6 घंटे तो मैं प्रिपरेशन के लिए निकाल ही लेता था। तो 6 घंटे आपको कम से कम निकाल लेना है, चाहे समय किसी भी प्रकार का चल रहा हो। उसके बाद 3 घंटे जो है करीब आपको स्टैटिक टॉपिक पर देना चाहिए कम से कम। 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए आपको देना चाहिए। 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए इसीलिए क्योंकि आपके तैयारी का ये मूड बनाता है। तैयारी आपका स्टैटिक टॉपिक आपका कम समय में हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी तैयारी जो है वो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक चल रही है। 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए रखिए। अगर एक दिन आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए, तो एक दिन आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि आप पूरा सेट नहीं बना पाए, 2 घंटे का सेट है, आप पूरा सेट नहीं बना पाए, आधा सेट बनाइए, उसी को सॉल्व कीजिए, फिर आधा सेट बनाइए। हो सकता है 25-25 क्वेश्चन करके बनाइए, 50-50 क्वेश्चन करके 3 बार आप सेट को सॉल्व कीजिए, तो यह हो जाएगा। कम से कम आपको 1 घंटा स्वास्थ्य पे भी निकालना चाहिए। गेम खेलिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए या जिम कीजिए। यह क्या होता है कि आप एक तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिएगा, साथ ही साथ एग्जाम जो है आपको काफ़ी स्ट्रेस देगा। एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है, एंग्जायटी पैदा करेगा, थकान पैदा करेगा। आप 8-8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको थकान तो होना वाजिब है। तो अगर आप 1 घंटा अपने मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए निकाल लेते हैं, हल्का-फुल्का एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप अगले 8 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इससे आपका एकाग्रता भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है। अंत में अब आपको कुछ-कुछ सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि ज़्यादा किताब को मत चुनिए। बुक लिस्ट में जो दिया गया है उसमें से 1-2 स्टैंडर्ड बुक को आप चुन लीजिए, और 1-2 स्टैंडर्ड बुक को बार-बार रिवीजन कीजिए, बार-बार पढ़िए। 10 बुक को एक-एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ा जाए। और जो आपका नोट है, वो आपने जो नोट बनाया है उसको अपडेट करते रहिए, उसको इनरिच करते रहिए विभिन्न माध्यमों से। मैं भी कुछ-कुछ फैक्ट्स आपको देता हूँ अपने चैनल पर, उससे अपने नोट को इनरिच कीजिए, अपने नोट को अपडेट करते रहिए। जितना भी टिप्स आपको दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। मुझे यकीन है कि आपका फाइनल लिस्ट जो आएगा उसमें आपका नाम होगा, जरूर होगा। और मेरा कहना है कि अभी से आप लग जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में उसको आप पूछिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।